आंसर राइटिंग में जीरो से हीरो कैसे बने। मेंस आंसर राइटिंग वो यूपीएससी या किसी पीएससी के लिए हो, ये मैं आपको बताऊंगी जीरो से 100%। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2025 यूपीएससी के जीएस पेपर 1 के। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस लास्ट क्लास तक में सॉल्व कर लिया है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने यहाँ से भी क्लासेस स्टार्ट किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, खुद को जजमेंटल वे में खुद को जो है मार्क्स नहीं देना है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाना है। अभी आप क्वेश्चंस देखते होंगे, आपको लगता होगा हाँ हम सॉल्व कर लेंगे, बट जैसे ही पेन उठाते हैं ब्लैंक, सब कुछ ब्लैंक। कहाँ से स्टार्ट करें, क्या मिड पॉइंट हो और कहाँ पे कंक्लूज़न हो, कुछ पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है, उपर्युक्त उदाहरण के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपका एक हैबिट होगा, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक दिखता है सबसे पहले हम उसका सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक, प्राकृतिक, नेचुरल, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इस तरीके की टॉपिक से उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट या टॉपिक कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया, आप इन उसको बेहतर बहुत डीप में पढ़ने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रभाव पढ़ेंगे, उसका कैसे परिणाम हुआ, कौन कौन से उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। ये आपका स्टेप होता है ना, अगर नहीं है तो यही करना है। उसी तरीके से अब क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षिप्त अब आपने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारी ऊर्जा के लिए 2030 तक 500 गीगावाट 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो टारगेट रखा, तो नॉन रिन्यूएबल जो नहीं थी ऊर्जा, है ना, रिन्यूएबल ऊर्जा किस तरीके से हो सकती है, सौर ऊर्जा हो सकती है, पवन ऊर्जा हो सकती है ना, ये सारी ऊर्जाएं हैं। तो इसी को लेके स्टेप लिया था, तो उसके सभी प्रभाव देखे होंगे, परिणाम देखे होंगे। तो क्वेश्चन हमें कैसे स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन आपने छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। हमें बताना है, क्लियरली बता रहा है कि क्या बताना है, पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आप इंट्रोडक्शन में ये बहुत गवर्नमेंट की, क्योंकि आप एज अ सिविल सर्वेंट आप गवर्नमेंट को फोकस करके ही अपने जो है कंक्लूज़न देंगे या फिर वे फॉरवर्ड जो भी समाधान देंगे। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है अगर इससे स्टार्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा 2033 में 500 गीगावाट की जो लक्ष्य है उसमें सौर ऊर्जा का प्रेजेंट में क्या डेटा रहा होगा, है ना, वो अगर शो करते हैं तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर पारिस्थितिक लाभ, या तो आप किसी भी इफ़ेक्ट को ऐसे दिखा सकते हैं, एक ट्रायंगल बनाइए, लाभ डाल दिया पारिस्थितिक लाभ, उसको या तो इस शेप में कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को एक तरफ पारिस्थितिक डाल देंगे, एक तरफ आर्थिक, और दोनों के जो है इफ़ेक्ट जो है वो लाभ ऐसे बता देंगे। तो मैंने कैसे आंसर राइटिंग किया है वो बताती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन, ये मेरा तरीका है, बाकी जैसे मैंने आपको समझा है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। भारत द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट और जो है गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 2025 तक स्थापित क्षमता 132.85 गीगावाट पार कर गई है। मतलब हमने इतना जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया है सौर ऊर्जा के थ्रू। वैश्विक स्तर पर भारत उत्पादन में तीसरे स्थान पर है सौर ऊर्जा से रिलेटेड। अब मैंने दोनों तरफ इसके लाभ बताने की कोशिश की है, पारिस्थितिक का लाभ और आर्थिक लाभ। कार्बन उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैस जैसे गैसों की कमी करके जलवायु परिवर्तन में कमी की जा सकती है। जलवायु को निगेटिव इफेक्ट में कम किया जा सकता है। वायु एवं जल प्रदूषण में कमी, अब क्या होगा, सौर ऊर्जा होगा तो वायु एवं जल प्रदूषण में कमी होगी। ना तो वायु जो
इस तरीके की हवाएं निकलती हैं, उससे वायु ख़राब होगी, ना ही नदियों में जो उत्सर्जन किया जाता है रासायनिक पदार्थों का वो प्रभावित करेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अगर हम सौर ऊर्जा पर डिपेंड हो जाएंगे तो क्या है, सूर्य से तो हमें सौर ऊर्जा मिल ही रही है, तो हम बाकी ऊर्जाओं को संरक्षण करने की कोशिश करेंगे। जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, छतों पर सोलर पैनल लगा देंगे जिससे कि जो हमारा जो ऊर्जा है, तो हमारी जो भूमि है उस पर कम दबाव पड़ेगा। आर्थिक लाभ, ऊर्जा का सुरक्षा, रोजगार का सृजन होगा। जितना ज़्यादा रोजगार सौर ऊर्जा का हम स्थापना करेंगे, सोलर पैनल, तो ऊर्जा तो जनरेट होगी ना, है ना। लागत में कमी आएगी, जो भी डिपेंडेंसी है हमारी बिजली पर वो कम होगी, क्योंकि सौर ऊर्जा से हमें फ्री में बिजली प्राप्त हो जाएगी। ग्रामीण विकास होगा। सरकार के कुछ स्टेप्स हैं वो बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। पंचामृत लाभ, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है। सूर्य ग्राम गुजरात के मोढेरा गांव में विकसित हुआ है। सोलर रूफटॉप, आवासीय उपभोक्ता के लिए, तो कुछ ऐसे उदाहरण दे दिए तो उससे क्या है आपका आंसर और इन्हेंस हो जाएगा। इस प्रकार सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि आर्थिक विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी जीएस पेपर 1 का जो है वो 7th क्वेश्चन है। ये हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको अब से सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सुनामी क्या है, इसका मतलब सुनामी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वह कैसे और कहाँ बनती है, इसके फॉर्मेशन के क्या रीजंस हैं और कहाँ बनती है इसका। इट मीन्स इसका स्पेसिफिक एरिया है, मतलब ये किसी एक ऐसे एरिया में बनती होगी जहाँ उसकी आवश्यकता है ना। उसके परिणाम क्या होते हैं जब ये बनता है, और उदाहरण सहित हमें समझाना है। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो बने हों और उसने कैसे प्रभावित किया है हमें वो भी बताना है। तो क्वेश्चन कई पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे पहले आपको सुनामी पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे ये आपका वाटर एरिया है, मतलब सागर का क्षेत्र, ओशियन एरिया, ठीक है। अब इसके कई कारण होते हैं। ये हमारा पृथ्वी के अंदर का पार्ट हो गया, मेंटल क्रस्ट, और ये हमारा समुद्री मतलब जल एरिया, ठीक है। क्या होता है इसके कभी कभी समुद्र में भूकंप आता है। भूकंप की वजह से नॉर्मल लैंड एरिया में भी आप देखेंगे आपको जो है ऐसे त्रासदी होती है और काफ़ी एरिया जो है वो फट जाता है। उसी प्रकार समुद्र में भी जब भूकंप आता है और अगर उसकी तीव्रता 7 से ज़्यादा है तो ये भ्रंश का निर्माण करती है। जब भ्रंश का निर्माण करेगी तो उछाल होगा और पानियों में जो है एक तरंग, बहुत हैवी एरिया में, मतलब बहुत भारी तरीके से तरंग ऊपर की तरफ निकलेंगी और ये पानी की तरंगे जो हैं वो पानी को पूरे तरीके से उथल पुथल कर देंगी और प्रभाव बढ़ जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी जब होता है तो उसके अंदर से मैग्मा, लावा, ये सब कुछ निकलता है, ठीक है। ज्वालामुखी भी एकदम नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ज्वालामुखी में भी बहुत तेज़ी से जो है विस्फोट होता है और उससे पानी जो धीरे आराम से चल रहे थे, अचानक से अगर उसमें कुछ ऐसे टकराव होगा तो वो तरंगे जो हैं वो बहुत तेज़ से आएंगी और वो तरंगों में परिवर्तित हो जाएंगी जो कि सुनामी का रूप ले लेंगी। भूस्खलन, कभी कभी बहुत बड़ा मलबा जो है अचानक से गिरा और पानी जो है उथल पुथल हो गया, है ना। उल्का पिंड का गणना, ये रीज़न है बट ये बहुत रेयर होता है। तो मोस्टली 3 हो जाएंगे। समुद्र में जो है वो भूकंप का आना, ठीक है। सेकंड जो हो जाएगा ज्वालामुखी, वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शन। और थर्ड जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ठीक है। और फोर्थ जो है उल्का पिंड, वो तो रेयर होता है। तो ये 3 मेन हो गए। अब हम सबसे पहले आपको ये पता चल गया ना कि सुनामी क्या है। तो जैसे जैसे हमारी ये तरंगे अंदर से बनती जाएंगी ऊपर की तरफ, धीरे धीरे पूरे पानी को प्रभावित करेंगी और ये बड़े तरंगों का रूप ले लेंगी और सुनामी में परिवर्तित हो जाती हैं। अब इसको लिखना कैसे है, तो अब ये नहीं कि आप इसको डेफिनेशन या परिभाषा लिखने लगे सुनामी ये है या नहीं। शुरू करना है हमें, सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली अत्यंत विशाल तीव्र गति होती है। तो अब मैंने कैसे आंसर किया है वो हम ऐसे बताएंगे। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली अत्यंत विशाल तीव्र गति की तरंगों की श्रृंखला होती है जो सामान्य समुद्री लहरों से भिन्न है। सुनामी शब्द का अर्थ बंदरगाह की लहरें होती हैं।
ये तरंगे जब तटीय क्षेत्रों से टकराती हैं तो व्यापक विनाश का कारण बनती हैं। अब देखिए, ये मैंने एक फिगर बना दिया है, ठीक है, एक शॉर्ट में फिगर, ताकि एक माइंड मैप हो कि कैसे आ गया ये, है ना। ये देखिए, भूकंप हो या ज्वालामुखी हो या फिर भूस्खलन, ऐसे तरंगे जो बनती जाएंगी और वो तरंगों को इतना ऊपर तक उठा देंगी। मुख्यतः समुद्र के नीचे होने वाली आकस्मिक भूगर्भीय घटना के कारण उत्पन्न होती है समुद्र। तो ये रीजंस हो गए, समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, उल्कापिंड का गिरना। अब एग्जाम्पल बताना था कि विश्व में कहाँ कहाँ है, तो जनरली जो एरिया है, मैंने देखिए ये वर्ड का एक मैप बनाया। और हाँ, ध्यान रखना है, जो भी आप मैप या कोई भी फिगर बनाते हैं उसको हमेशा जो है एक बॉक्स के अंदर बंद करना है, वो इधर उधर भागना नहीं चाहिए, इससे भी मार्क्स कटते हैं। बेस्ट तरीका है आप उसको किसी चीज़ के अंदर बंद कर दें। एग्जाम्पल मैंने बताया है प्रशांत, 80% तो प्रशांत अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर आपने सुना होगा, जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर ये पूरा एरिया पैसिफिक ओशियन में का एरिया हो जाता है। अवगमन का क्षेत्र अंडमान, इंडिया का पार्ट। मकरान, फिलीपींस, देखिए मैंने सब कुछ बताया हुआ है, फिलीपींस, कैलिफोर्निया, जापान, महाद्वीपीय किनारों। परिणाम क्या होता है? मानव जीवन की भारी क्षति, संपत्ति और अवसंरचना का विनाश, आर्थिक क्षति, पर्यावरणीय प्रभाव और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव। तो इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, उसको उतने पार्ट में डिवाइड करना है जितने पार्ट में वो क्वेश्चन करना चाहता है, और 1 बाय 1 सबका आंसर कर देना है। आई होप कि हेल्पफुल होगा। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।